वेलकम बैक टू स्टूडेंट मॉड्यूलेटर। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का मैथ सब्जेक्ट का ये लेक्चर नंबर 2.1 है, यानी चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर है। और चैप्टर 2 में हम लोग जो कवर करने वाले हैं टॉपिक, सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर में थ्योरी को समझेंगे और चैप्टर है हमारा बहुपद यानी पॉलिनोमियल। तो इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलाज, कुछ थ्योरी को हम लोग समझेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आइए और शुरू करते हैं हम लोग बहुपद के अंदर जो टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है डिग्री, टाइप एंड जीरोज फ्रॉम ग्राफ। मतलब हम लोगों को किसी बहुपद का घात पता करना है कितना होता है, या फिर बहुपद का प्रकार पता करना है कौन सा बहुपद है, मतलब लीनियर इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्यूबिक इक्वेशन है, किस तरह का इक्वेशन है, किस तरह का समीकरण है, वो टाइप अगर पता करना है, या फिर यूं कहें कि ग्राफ से हम लोग जीरोज यानी शून्यक को निकाल सकते हैं कि नहीं। ये तीनों टॉपिक सबसे पहले कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं और डिग्री को सबसे पहले समझते हैं। डिग्री यानी घात। आइए देखते हैं कि डिग्री या घात किसी भी समीकरण या किसी भी बहुपद का कैसे डिफाइन किया जाता है। तो मैं पहले 2-3 बहुपद लिखने की कोशिश करता हूँ। बहुपद का मतलब बेसिकली होता है बहुत सारे पद, यानी बहुत सारे जो इंडिविजुअल चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, जब उसको जोड़ करके ऐड करके सिंगल नहीं किया जा सकता है तो अलग अलग पद के रूप में, अलग अलग टर्म के रूप में उसको लिखना पड़े, तो वैसे ही कॉम्बिनेशन को, वैसे ही समूह को हम लोग बोलेंगे बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, अगर ये सिंपली हम x लिखते हैं तो ये कोई बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पद तो नहीं है, सिंगल पद है, एकल पद है। बहुपद तब बनेगा जब से इसमें x+2 लिख दिए, ठीक है। तो अब ये बहुत सारे पद हो गए, मतलब एक से ज़्यादा हुआ तो बहुपद हो गया, जाहिर सी बात है। अब इस बहुपद की बात करें तो इस बहुपद में क्या है, दो चीज़ें हैं जो कि आपस में ऐड करके, जोड़ करके नहीं लिखा जा सकता। ये तो जनरल आप लोगों को पता होगा ही कि x और 2 को हम लोग आपस में नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि x का कुछ मान होगा और वो मान 2 के साथ जुड़ेगा तब कुछ वैल्यू निकल सकती है। लेकिन x चूँकि मान पता ही नहीं है, ये अचर है, ये चर है मतलब वेरिएबल है, और ये अचर मतलब कॉन्स्टेंट है यानी नियत वैल्यू है। तो दो, एक चर और एक अचर को, यानी एक वेरिएबल और एक कॉन्स्टेंट को आपस में ऐड नहीं किया जा सकता है। इस कारण से ये ऐड नहीं किया जा सकेगा और इसको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन को हम लोग बहुपद बोलते हैं। अब आते हैं इसके घात के बारे में समझने से पहले हम इसी तरह के 2-4 और बहुपद लिखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया x² + 3x + 6। एक और एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया x² + 3x + 2, x³ + 3x + 2। अब हमारे पास ये 2-3 बहुपद हमने लिख दिए। अब सभी बहुपद का हम लोगों को पता करना है कि घात यानी डिग्री क्या है। तो डिग्री या घात के बारे में बात की जाए तो उस बहुपद में x का जो सबसे बड़ा घात होता है वही उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसे हम पहले वाले बहुपद की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास, इसमें तो x है ही नहीं, यहाँ पर x है और x का घात, x का पावर कितना है, x का पावर 1 है। क्योंकि कुछ भी पावर नहीं है इसका मतलब पावर 1 है, तो इसका पावर 1 है और इसके अलावा x का कोई भी और कोई पद और कोई टर्म नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है। इस पूरे बहुपद में x का जो सबसे बड़ा पावर है वो इसी का पावर मतलब 1 है, इसलिए इस पूरे बहुपद का जो घात हो गया वो 1 हो गया। आइए दूसरे बहुपद को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर इसमें तो x है नहीं, यहाँ x है और यहाँ x है। इसकी बात की जाए तो इस पे पावर कितना है, 1 है। इस पे पावर कितना है, 2 है। मैंने क्या कहा, डिग्री या घात बहुपद का क्या, कौन सा होता है, जो सबसे बड़ा पावर हो उस पूरे बहुपद में। तो सबसे बड़ा पावर तो यही x पे पावर 2 दिख रहा, तो इसलिए इस बहुपद का पावर हो गया 2। इसी तरह से हम लोग लास्ट जो बहुपद है पॉलिनोमियल है, इसकी भी बात करें तो यहाँ पर भी देखिए x नहीं है, यहाँ x है और यहाँ x है। इस x पे पावर देखा जाए तो 1 है और इस x पे पावर 3 है। तो 3 और 1 में से बड़ा तो 3 ही हुआ, यानी ये सबसे बड़ा घात हुआ। तो यही बहुपद का भी घात होगा और इस बहुपद का घात हो जाएगा 3। तो हम लोगों को ये फाइंड करना है कि उस पूरे बहुपद में घात कौन सा सबसे बड़ा है x का। एक बार ये पता चल गया तो वही बहुपद का घात या डिग्री जिसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक लास्ट देख लेते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ पर तो हमने अरेंज्ड ऑर्डर में लिखा, मतलब सबसे बड़ा घात को लेफ्ट साइड में लिखा और फिर घटते हुए क्रम में लिख दिया। अगर मिक्स रहेगा कहीं पर ऐसा लिख दिया जाए 5 + x² + x⁵ + x⁴, इस तरह का इक्वेशन हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इधर वाला ही हम लेफ्ट साइड या राइट साइड से ही चालू करेंगे। पूरे बहुपद को बस चेक करना है और हर जगह x का
पावर चेक करते चला जाना है। यहाँ x है नहीं, यहाँ पर x पावर 2, यहाँ x पावर 5, यहाँ पे x पावर 4। तो सबसे बड़ा पावर कहाँ पर है? यही x पावर 5। तो ये पावर सबसे बड़ा है, यानी यही सबसे बड़ा घात है, तो यही सबसे बड़ा डिग्री है। इसका मतलब बहुपद का डिग्री क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया कि किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल का घात हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक हम लोगों का कवर हो गया। अब आइए और समझते हैं हम लोग टाइप के बारे में। तो टाइप ऑफ इक्वेशन, बहुपद की बात की जाए तो बहुपद जो है बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें, एक इक्वेशन लिया मैंने x+2, ठीक है। अब x+2 की बात की जाए तो इस बहुपद का जो घात है वो कितना है? इस बहुपद का घात है 1, ठीक है। इस बहुपद का जो घात या डिग्री जिसको बोलते हैं हम लोग, वो है 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x² + 3x+2। इस बहुपद का घात कितना है? तो इस बहुपद का घात है 2। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x³ + 3x² + 5x + 3। इस बहुपद का घात कितना है? 3। तो इस तरह से हम लोगों के पास अलग अलग घात मिल रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं, बहुपद का प्रकार बता देते हैं। और ये पहला जो बहुपद हो गया उसके एक तरह से बोलते हैं रैखीय बहुपद, या अगर उससे कोई समीकरण निकलता है तो उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। उसी तरह से इसमें जो मैक्सिमम घात है, मैक्सिमम डिग्री है, वो कितना है? 2 है। मतलब इस बहुपद का घात कितना हुआ? 2 हुआ। तो इसी कारण से इसको द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद बोलते हैं, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इस पे जो घात है मैक्सिमम ये 3 है, मतलब इस बहुपद का घात 3 हुआ, तो इसको त्रिघातीय समीकरण या फिर क्यूबिकल पॉलिनोमियल, क्यूबिकल इक्वेशन भी बोला जाता है। तो इस तरह से हम लोग डिपेंडिंग ऑन डिग्री, घात के अकॉर्डिंग उस बहुपद को डिफाइन कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिकल इक्वेशन या क्यूबिकल पॉलिनोमियल, इस तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं बहुपद को। तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही कि आपको डिग्री समझ में आना चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, और डिग्री के अकॉर्डिंग ही हम लोग उस बहुपद का नामकरण भी रख सकते हैं, रैखिक, द्विघात और इसी तरह से आगे, ठीक है। तो अगर उस तरह का भी कुछ क्वेश्चन में हो कि लीनियर इक्वेशन दिया है एक ऑप्शन, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए लीनियर मतलब एक घात वाला, क्वाड्रेटिक मतलब 2 घात वाला, और इसी तरह से आगे घात जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा उसी तरह से इसका नाम आगे लिया जा सकता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। टाइप भी हम लोग समझ चुके हैं कि टाइप को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है जीरोज फ्रॉम ग्राफ। अगर कोई ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उस ग्राफ से बताइए कि उस बहुपद का शून्य कितना है, ठीक है। तो हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं पहले ये समझते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 अक्ष होता है। जब भी हम लोग बहुपद के लिए बहुपद का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 एक्सिस होता है, 2 अक्ष होता है। एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। जो हमारा एक्स एक्सिस है, कैपिटल एक्स लिख सकते हैं और इसे कैपिटल वाई, क्योंकि एक्सिस से दिखा रहे हैं, और इसके अंदर जो वैल्यूज होंगी वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई से दिखाया जा सकता है। खैर वो तो नॉर्मल समझने वाली बात है। फिलहाल के लिए समझिए कि हमारा ग्राफ जो है वो 2 एक्सिस यानी 2 अक्ष पे दिखाया जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि हम लोग तो अभी इक्वेशन सिर्फ एक चर या एक वेरिएबल के बारे में अभी पढ़ रहे थे, x² या x+2 या x³, लेकिन फिर ये y कैसे आ गया? तो जाहिर सी बात है उस बहुपद को हम लोग किसी और चीज़ के इक्वल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग एक बहुपद की बात करें x+2 की, तो हम लोग इसको y के इक्वल करेंगे और x+2 मतलब x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y का मान निकालेंगे और फिर उससे हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। इसी तरह से y के मान अगर x² + 2x + 3 है तो इसमें भी वही काम करेंगे, x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हम लोग y का मान निकालेंगे और x का जैसे मान लेते हैं 0 पर y की वैल्यू क्या होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पॉइंट दिखाएंगे और फिर पूरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो y अक्ष है ये पूरे बहुपद के मान को बताता है। y किसके मान को बताता है? बहुपद के मान को बताता है, ठीक है। और x जो है वो तो वेरिएबल है ही, मतलब वो जो चर जो मान है हम लोगों का
वेरिएबल वैल्यू जो है वो है ही, ठीक है। तो x का अलग अलग मान हम लोग लेंगे और उसके अकॉर्डिंग y का मान जो भी निकलेगा उसको हम लोग ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये ग्राफ खींचने का ये तरीका हुआ। हालांकि हम लोगों को अभी ग्राफ खींचना नहीं है, सिंपली ग्राफ को देख करके बताना है कि शून्य कितने हैं। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लेता हूँ कि मैंने कोई ग्राफ खींचा या कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, सपोज ऐसा कोई ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ के बारे में, ग्राफ से आपको निकालना है कि शून्यकों की संख्या, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है। तो आइए शून्यक का मतलब समझते हैं। शून्यक का मतलब बेसिकली होता है, बहुपद का शून्यक का मतलब क्या होता है, जब बहुपद का मान x का वह मान जो बहुपद को जीरो कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें x+2 के, तो अगर x का मान हम यहाँ पे -2 रख दें तो -2 और +2 मिला के क्या हो जाएगा, 0। तो x का मान -2 रखने पर, चूंकि ये बहुपद शून्य हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो वह एक शून्यक कहला जाएगा। मतलब इस इक्वेशन का शून्यक क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि -2 x पे रखने पर वो क्या हो जाता है, 0 होता है। ओके, तो अगर हमारे पास इस तरह का कोई ग्राफ है तो ये ग्राफ कब कब 0 हो रहा, मतलब इसमें बहुपद का मान कब कब 0 हो रहा, जब y का वैल्यू 0 हो रहा। और y का वैल्यू 0 किस एक्सिस पे होता है, तो x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं y का मान बढ़ता है, नीचे जाते हैं तो y का मान घटता है, मतलब माइनस में। इस लेवल पर y का मान क्या रहता है, 0। तो जहाँ पर भी ये ग्राफ इस लेवल या इस अक्ष को काट रहा है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, 3 जगह काट रहा है, यानी इस तीनों जगह पर y का मान जो है वो 0 हुआ है। y का मान मतलब बहुपद का मान 0 हुआ। बहुपद का मान 0 होने का मतलब वही तीनों पॉइंट किसका है, x का, मतलब x का वैल्यू है, यानी वो तीनों शून्य के बिंदु को दिखा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को ग्राफ से ये पता चल जाएगा कि इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो जितनी बार x अक्ष को काटे उतना बार y 0 हुआ, यानी उतना बार बहुपद 0 हुआ और उतने शून्यक हो गए बहुपद के, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स के लिए नंबर ऑफ जीरोज निकालना वेरी सिंपल है। ग्राफ से जितनी बार x एक्सिस को कट करे उतने शून्यक, यानी उतने जीरोज। तो इसके लिए 3 बार कट किया तो शून्यकों की संख्या 3 हो गई। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का हम लोग जनरल इक्वेशन, सामान्य रूप से जो समीकरण होता है उसको समझते हैं। तो जनरल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है ये देखते हैं, ax² + bx + c = 0। यही द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्म है और इसी पर बेस्ड सारा जो भी फॉर्मूला आगे हम लोग पढ़ेंगे वो डिपेंड करता है। तो एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग कोई इक्वेशन ले लें, x² - 2x + 3 = 0, तो इससे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो a का मान क्या होगा, तो चूँकि x² के आगे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो a का वैल्यू हो गया 1। इसी तरह से b का मान, मतलब x के आगे जो है तो b का मान हो गया -2, और इसी तरह से c का वैल्यू हो जाएगा 3। तो कभी भी अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो उस द्विघात समीकरण से हम a b c का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर ये ऑर्डर इस ऑर्डर में ना रहे, मतलब कुछ चेंज रहे, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, अगर ऐसा कुछ लिख दिया -2x + 5x² + 9 = 0, तो ऐसा नहीं है कि यहीं से फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि a का वैल्यू -2, b का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 9। ध्यान रहे आपको हमेशा द्विघात समीकरण को इसी अरेंज्ड ऑर्डर में फिट कर देना है, मतलब पहले x², फिर x और फिर बिना x का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x² वाला टर्म लिखेंगे, यानी 5x², चूँकि प्लस आगे है तो +5x² - 2x और +9 = 0। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, यानी ax² + bx + c = 0 से, और यहाँ से हम वैल्यू देखेंगे कि a का मान जो है वो 5 है, b का मान जो है, b का वैल्यू जो है -2 है, और उसी तरह से c की वैल्यू जो है वो 9 है। तो यहाँ पर हम लोग फिर a और b और c का मान निकाल पाएंगे। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी द्विघात समीकरण अगर इस फॉर्म में ना हो तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग a b c का मान लिख पाएंगे। अब कई बार ये भी हो सकता है कि
द्विघात समीकरण में कोई टर्म गायब ही हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें कि एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो इस केस में क्या बोलेंगे, ए का वैल्यू क्या, बी का क्या, सी का। तो चूंकि ये मिडिल टर्म जो एक्स वाला है वो तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म को हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल, और प्लस 9 इक्वल्स टू 0 इसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म पे कुछ भी नहीं है, यानी यहाँ पर 0 है, यानी 0 इंटू एक्स भी बोल सकते हैं उसको। तो ओवरऑल अब इसको कंपेयर किया जाए तो ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू 9। तो इस तरह से हमारे पास a, b और c का मान निकल गया। तो a, b और c का मान मतलब द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो जनरल फॉर्म है, उस फॉर्म से कंपेयर करके निकालने के लिए हमेशा ध्यान रहे कि हम जो भी समीकरण दिया हुआ है उस समीकरण को इस फॉर्मेट में सजा लेंगे, अरेंज कर लेंगे और उसके बाद a, b और c का मान निकाल लेंगे। चलिए, तो जनरल इक्वेशन आप समझ चुके हैं। जनरल इक्वेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है मूलों का योग एवं गुणनफल, यानी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स यानी समीकरण का मूल, समीकरण का मूल यानी समीकरण का जो शून्यक अभी तक हम लोग जो पढ़े थे। अगर किसी भी समीकरण का शून्यक, द्विघात समीकरण की यहाँ बात की जा रही है, मैं स्पेसिफिकली बता दूं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की ही बात कर रहे हैं। तो मान लेता हूँ, फिर से मैं समीकरण को लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस समीकरण का अगर ऑफकोर्स द्विघात समीकरण है मतलब दो मान निकलेगा, ठीक है। दो, मैंने तो ये तो पहले ही बता दिया, ग्राफ से याद कीजिए कि जब दो बार x को काटता है तब द्विघात, एक बार एक्सिस को कट किया वो बहुपद तो सिंगल, मतलब रैखिक समीकरण 3 बार कट किया तो 3 घात। इस तरह से मतलब ये हुआ कि अगर द्विघात समीकरण है तो ये 2 बार x अक्ष को काटेगा, यानी इसके 2 मूल निकलेंगे। 3 घात वाला कोई बहुपद है तो उसके 3 मूल निकलेंगे, 1 घात वाला बहुपद है तो उसके 1 मूल निकलेंगे। तो इस तरह से द्विघात समीकरण का कितना मूल आएगा, तो 2 मूल आएगा। उन दोनों मूल को हम लोग जनरल वे में अल्फा और बीटा बोलते हैं। ये जो रूट्स हैं, मूल है, उसको हम लोग जनरल अल्फा और बीटा के नाम से डिनोट करते हैं। अब अल्फा और बीटा हो गया इस द्विघात समीकरण का 2 मूल। अब इसके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, तो अल्फा प्लस बीटा। मैं ज़्यादा इसका इस फॉर्मूले का डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या है, तो इम्पॉर्टेंट है हमारा फाइनल रिजल्ट और उससे बनने वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग केवल फार्मूला को समझ लेते हैं कि कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हुआ, ये हुआ मूलों का योग। मूलों का योग यानी समीकरण का जो भी मूल होगा, रूट्स होगा, उसका सम जो है वो होगा अल्फा प्लस बीटा। और इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। इसी तरह से हम लोग मूलों के गुणनफल की भी बात करें तो उसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मूलों का गुणनफल, और उसका फॉर्मूला होता है मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो इस तरह से हमारे पास अगर कोई इक्वेशन, कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उस द्विघात समीकरण से आपको पूछा जाए कि मूलों का, उसके रूट्स का सम क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट द्विघात समीकरण से माइनस बी बाई ए करके बता सकते हैं। उसी तरह से अगर मल्टीप्लिकेशन पूछ दिया जाए, मतलब प्रोडक्ट पूछ दिया जाए, गुणनफल पूछ दिया जाए, तो सी बाई ए से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को पहले रूट्स निकालना और फिर ऐड करना है, रूट्स निकालना, प्रोडक्ट करना है, ज़रूरी नहीं है वो करना। सिंपली डायरेक्ट योग का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए। तो इस तरह से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं और आखिरी पॉइंट, आखिरी टॉपिक इस क्लास का समझते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे और उसमें हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो लास्ट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा। यहाँ तो हम लोग समझ चुके हैं कि अगर द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो उस द्विघात समीकरण के मूलों का योग क्या होगा और मूलों का गुणनफल क्या होगा। अब हम लोग समझेंगे कि द्विघात समीकरण अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है तो उसके टर्म्स में द्विघात समीकरण कैसे लिख सकते हैं। अल्फा बीटा दिया हुआ है तो उसके टर्म्स में द्विघात समीकरण को कैसे लिख सकते हैं वो समझते हैं।
तो अगर हमारे पास इक्वेशन जो है वो किस फॉर्मेट में होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, लेकिन हमारे पास a b c तो दिया नहीं है। इस बार हमारे पास क्या गिवन है, सिर्फ अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, और इसका यूज़ करके हम लोगों को निकालना है द्विघात समीकरण। तो इसका जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये जनरल फार्मूला है। अगर एग्जाम में गलती से भूल जाते हैं इस फार्मूला को, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जनरल फॉर्म होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जानते हैं हम लोग सी बाई ए। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है तो यहाँ से हम माइनस बी बाई ए का मान निकल जाएगा, अल्फ़ा बीटा दिया हुआ तो अल्फ़ा इंटू बीटा से हमें सी बाई ए का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग माइनस बी बाई ए और सी बाई ए निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू 1 लेकर के b और c का मान निकालेंगे और द्विघात समीकरण में सेट कर देंगे। a का वैल्यू 1 रखेंगे, b का मान यहाँ से निकाल देंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा तो पता है ही, a का वैल्यू 1 रखने के बाद उसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। उसी तरह से a का मान यहाँ 1 और अल्फा इंटू बीटा तो पता होगा ही, क्योंकि अल्फा बीटा पता ही है। तो इस तरह से हम लोग c का मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो a b c का मान पुट करते हैं, हमें द्विघात समीकरण मिल जाएगा। ये कब की बात मैं कर रहा हूँ, जब अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना हो, और हो सके तो इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अगर अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है तो उससे हम लोग द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, वो उसी का ये फॉर्मूला है। अब एक लास्ट हम लोग द्विघात समीकरण के मूल का मान भी याद कर लेते हैं, कि डायरेक्ट अगर हम लोगों को अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछ दी जाए एग्जाम में, तो उसको भी हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे अगर अल्फा और बीटा का मान पूछ दिया जाए तो क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और उसी तरह से माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, रूट डी बाई 2a। ये d क्या है यहाँ पर, तो d को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सभी इसी इक्वेशन से निकले हुए हैं, देख लीजिए bac, ये सारा इस इक्वेशन से मिल जाएगा आपको। एक बार ये मिल गया तो इसको यहाँ पुट करके, और b ये तो पता है ही, अल्फा और बीटा का मान हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक दो और पॉइंट्स यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि अगर d का मान 0 हो गया, अगर d का मान दोनों में 0 हो गया, तो उसके केस में अल्फा भी माइनस बी बाई 2a हो जाएगा और बीटा भी माइनस बी बाई 2a हो जाएगा। मतलब d का मान अगर 0 तो अल्फा और बीटा बराबर, यानी मूल क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर d का मान पॉजिटिव आया है, मतलब धनात्मक आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो उसके केस में अल्फा और बीटा जो है दोनों का अलग अलग मान निकलेगा, लेकिन कुछ मान निकलेगा, अल्फा बीटा अलग अलग मान निकलेगा, अलग अलग होंगे ये मूल। ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगे। लेकिन अगर d गलती से नेगेटिव हो गया, d नेगेटिव हो गया, माइनस में आ गया, मतलब लेस देन 0 हो गया, d नेगेटिव हो गया, तो रूट नेगेटिव वैल्यू का रूट नहीं निकलता है। नेगेटिव वैल्यू का रूट नहीं निकलेगा, मतलब वो समीकरण क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसका कोई मान नहीं निकलेगा। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए कोई मान नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने द्विघात समीकरण और बहुपद के बारे में कुछ ब्रीफ लिया इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच।